हेलो बच्चों मैं आज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए कुछ 4 मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं एसएसटी के होने वाले हैं, मतलब जो क्लास 10th के लिए। ये बच्चों क्वेश्चंस, कुछ तो क्वेश्चंस मास्टरमाइंड के सिलेक्टेड हैं जो मास्टरमाइंड ने अपने मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर में डाले थे, और कुछ मैं अपनी साइड से भी लेकर आया हूँ। और जो लैंग्वेज होने वाली है वो बच्चों मेरी और कुछ एनसीईआरटी की मिक्स होने वाली है, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज होगी कि 4 में से 4 मार्क आपको 100% मिलने ही वाले हैं अगर ये लैंग्वेज लिखोगे, या जो मैं समझाऊंगा मतलब हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा उसे तुम अपनी साइड से लिख के आओगे। तो बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला बच्चों पूछा गया है, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या कारण थे भाई। अब चलो हम अब आते हैं इसके आंसर पे ही। मैं तुम्हें क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या कारण थे। अब आता हूँ मैं आंसर पे। आंसर बच्चों पहले मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब ये लिखा क्या पड़ा है। हम बच्चों एक टर्म लिखेंगे कि हमें क्या आंसर में बच्चों लिखने का भी एक तरीका देखना होता है यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली। हम आंसर में लिखेंगे एक बच्चों एक टॉपिक डालेंगे दैट इज फाइनेंशियल क्राइसिस। अब हम इसके एक लाइन छोड़ के लिखना स्टार्ट करेंगे जिससे कि हमारी कॉपी भी भर जाए, कि एग्जामिनर को कुछ लगे कि हाँ हमने कुछ लिखा है भाई, ऐसा ना कि खाली छोड़ दी कॉपी। ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। लुइस 16 वॉज द 16th बिकम द किंग। लुइस 16 क्या हुआ, किंग बना ऑफ फ्रेंच। द फ्रेंच फेसेस क्राइसिस ऑफ मनी ड्यू टू टेक फ्रेंच फ्रीडम। मतलब लुइस 16 जो है वो एक राजा बना, कहाँ का, फ्रेंच का। और उस टाइम पे फ्रेंच क्या फेस कर रहा था, पैसों की कमी। किसकी वजह से, क्योंकि जब फ्रेंच फ्री हुआ था, फ्रेंच फ्री हुआ था तो भाई उसका सारा पैसा वैसा उठ गया था, फ्रीडम उसने हासिल करी। तो इस चक्कर में क्या करता, फ्रेंच पैसों की कमी फेस कर रहा था। अब लुइस 16 क्या करता है भाई, जब पैसों की कमी फेस कर रहा है उसका देश, और वो राजा है उस टाइम पे लुइस 16, तो वो भी तो कुछ स्टेप लेगा। टू मेंटेन गवर्नमेंट लुइस 16 थिंक टू इंक्रीज द टैक्स। तो उसने क्या करा, लुइस 16 ने बढ़ा दिया टैक्स। अब इस चीज का जो असर पड़ा वो पड़ा रियल इस्टेट पे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। अब बच्चों सोसाइटी ऑफ स्टेट्स 3 जगह बटी हुई है। सबसे नीचे आते हैं बच्चों बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड फार्मर, जो ये तो तुम जानते हो कि कौन कौन होते हैं। फिर आता है बच्चों नोवेल्टी। नोवेल्टी मतलब कि जो लोकल पीपल होते हैं किसी भी देश के, किसी भी देश में जो लोकल पीपल होते हैं ना रहने वाले, उन्हें हम बोलते हैं नोवेल्टी। और बच्चों क्लर्जी आते हैं। क्लर्जी कौन होते हैं, जो चर्च में रहते हैं, मतलब चर्च वाले, जो चर्च में जैसे अपने यहाँ वो रहते हैं ना पुजारी मंदिर में, इस टाइप से वहाँ पे रहते थे चर्च में, कौन, क्लर्जी। अब मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ तुम्हें इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में, 7 में से एक सेट में जरूर आने ही आना है ये। तो बच्चों पहला हम टॉपिक लेंगे वो फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुआ था, क्योंकि लुइस 16 उस टाइम पे किंग बना था, और जब वो किंग बना था उस टाइम पे फ्रेंच बहुत ही पैसों की तंगी फेस कर रहा था। पैसों की तंगी इस वजह से फेस कर रहा था क्योंकि जब ही फ्रेंच फ्री हुआ था, मतलब फ्रीडम हासिल करी थी, तो इस चक्कर में उसने उसके सारे पैसे उठ गए थे। इस चक्कर में वो कर रहा था। फिर उसने गवर्नमेंट को चलाने के लिए और हर चीज़ को चलाने के लिए क्या, लुइस 16 ने क्या स्टेप उठाया, उसने उस स्टेप उठाया कि मैं यहाँ का टैक्स बढ़ा देता हूँ जिससे कि गवर्नमेंट चल पावे, कि पैसा तो होगा कुछ। ये क्वेश्चन बच्चे यही कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन आया बच्चों, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। मतलब इंडिया में सॉइल के कितने प्रकार हैं, मतलब कितने प्रकार की सॉइल इंडिया में होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई इंडिया में बहुत प्रकार की सॉइल होती है। आज जानते हैं किस किस प्रकार की होती है और किन किन वजह पर होती है। इन इंडिया देयर वॉज मैनी टाइप ऑफ सॉइल आर प्रेजेंट इन इंडिया। मतलब इंडिया में काफ़ी टाइप की सॉइल प्रेजेंट है। वेरियस टाइप ऑफ सॉइल ड्यू टू क्लाइमेट रिमेट्स और लैंडफॉर्म्स वेजिटेशन टाइप्स। मतलब ये जो है वेरियस टाइप की सॉइल, ये किस वजह से है भाई, क्लाइमेट्स की वजह से है, लैंडफॉर्म की वजह से है, और वेजिटेशन की वजह से है। मतलब अलग अलग तरीके की खेती बाड़ी की वजह से अलग है, क्लाइमेट की वजह से अलग है, और जी टेम्परेचर की वजह से अलग है, लैंडफॉर्म्स की वजह से अलग है। जैसे कहीं माउंटेन है, कहीं हिली है, कहीं प्लेन है ना। लैंडफॉर्म भी तो अलग अलग है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है।
कहीं फॉरेस्ट सॉइल है। अब क्लासिफिकेशंस के कितने टाइप है बच्चों इसमें, जो हमें क्लास 10th में पढ़े हैं, मतलब क्लासिफिकेशंस, वो क्लासिफिकेशन क्या है मतलब कितने टाइप की सॉइल होती है, क्योंकि भाई सॉइल में टाइप भी तो पूछता है। ये बच्चों पूरा एक ही क्वेश्चन है। फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, आइड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। अब ये जितनी भी सॉइल है बच्चों, इनके हमें वो नहीं लिखना कि ये कहाँ पाई जाती है, क्या होता, क्यों, क्योंकि ये बच्चों क्वेश्चन है 4 मार्क का, इससे ऊपर नहीं पूछा जाता इसका। तो हमें लिखना उतना ही है जितना हमारे यूजफुल होगा। ओके, अब आया बच्चों, व्हाट वाज रोलैक्ट एक्ट, इन विच वे इट वाज अपोज्ड। मतलब रोलैक्ट एक्ट क्या है और ये किन किन तरीकों से रोका गया था, मतलब अपोज किया गया था, इसका विरुद्ध करा गया था। अब देखते हैं बच्चों, रोलैक्ट एक्ट 1919 का ये एक्ट है। इंडियन पीपल नॉट सपोर्टिंग दिस एक्ट बट गवर्नमेंट अलाउड द रोलैक्ट एक्ट इन 1919। मतलब जो हमारे भारतीय लोग थे ये इस एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, भाई कुछ भी वजह हो सकती, पर गवर्नमेंट फिर भी इस एक्ट को लागू कर देती है। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई किसे पसंद आ रहा है किसे नहीं, उसे तो लागू करना था, कर दिया। कब करा, 1919 में। अब पढ़ते हैं, दिस एक्ट अलाउड टू प्रिजनर एनीवन विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। मतलब इस एक्ट में यह था कि किसी को भी जेल में घेरा जा सकता है बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए। मतलब उसे भाई कुछ भी चीज़ बताई नहीं जाने की, ना वो भाई तू इस चीज़ के मारे जेल में जा रहा, उसे जेल में घेर देंगे, खट देनी। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं भाई क्या इसने गुनाह करा क्या ना करा, कुछ भी, मतलब XYZ रीज़न हो या ना हो, बस गवर्नमेंट उन्हें जेल में डाल देगी, बात खत्म, बिना किसी को बताए। इस चक्कर में क्या था, इंडियन लोग इसे अपोज कर रहे थे। अब इसने क्वेश्चन में ये पूछा गया, इन विच वेज इट वॉज अपोज्ड, कौन कौन से तरीकों से अपोज किया गया। अब हम हेडिंग डालेंगे, अपोज टू रोलैक्ट एक्ट। फर्स्ट रीजन इज सो वर क्लोज डाउन, मतलब दुकानों को कर दिया बंद, जितनी भी शहर में दुकानें थी, कहीं भी दुकानें थी पूरे इंडिया में, सबको बंद कर दिया। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, रैलियों मतलब रैली जो होती है उन्हें करा गया बहुत शहरों में, मतलब भारत के जितने भी शहर थे ज़्यादातर सब में रैलियाँ निकाल ली गई कि भाई रोलैक्ट एक्ट नहीं होना चाहिए लागू। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, वर्कर हो गए स्ट्राइक पे, अभी वर्कर ने कह दी रेलवे वाले ने उनको, भाई हम काम धाम करके नहीं देने के हैं जब अगर तुम ये एक्ट लाओगे तो। पर नतीजा क्या हुआ भाई, एक्ट तो आई गया, किसकी कौन सुना भाई, सरकार तो सरकार अपनी चलाएगी हर जगह। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, मैं एक बार गिन लेता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड सिल्क रूट कनेक्टेड द वर्ल्ड। बच्चों ये तुमने जरूर सुना होगा पूरे SST में कहीं ना कहीं कि सिल्क रूट सिल्क रूट सिल्क रूट। आखिरकार सिल्क रूट होता क्या है, आज हम इसे पूरे तरीके से समझते हैं। ये लॉन्ग में भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, जितना मैंने शॉर्ट में लिखा है इतना ही लॉन्ग में लिखा जाएगा और इतना ही शॉर्ट में लिखा जाएगा। 6 नंबर और 4 नंबर दोनों में पक्के देखा जाएगा, पक्के पक्के। अब चलो बच्चों इसे पढ़ते हैं, बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से कि तुम बस इसकी स्टोरी समझ लो कि यार कुछ भी आएगा तुम लिखाओगे जरूर। चलो बच्चों मैं तुम्हें आज इसकी स्टोरी समझाता हूँ, सिल्क रूट की स्टोरी है क्या। द सिल्क रूट और सिल्क रोड रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ एंशियंट ट्रेड रूट कनेक्टिंग एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। हम सिल्क रूट को सिल्क रोड भी बोल देते हैं कभी कभी। सिल्क रोड ये क्या था, एक नेटवर्क था एंशियंट हिस्ट्री का, मतलब पुराने टाइम का ये एक ऐसा नेटवर्क था जिससे हम आपस में ट्रेड कर पाते थे। कौन कौन से देश, कौन कौन से वो कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, ये तीनों क्या थे, आपस में कनेक्टेड थे सिल्क रूट के थ्रू। और इसी से हम अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, मतलब कोई भी प्रकार की ट्रेड हम इसी से करते थे, किसी से, किससे भाई, सिल्क रूट से। तो आगे बढ़ते हैं, चलो सिल्क रूट के बारे में बच्चों 3 हेडिंग लिख के आया हूँ मैं, पहले शहरियों को पढ़ता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है। द सिल्क रूट
आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग द कल्चर ट्रेड बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सिल्क रूट एक अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज़ का? भाई कल्चर को, कल्चरल ट्रेड जो होती है उन्हें आपस में जोड़ने का, जो कि दूर दूर की डिस्टेंस पे होती है। मतलब जो एशिया में कल्चरल ट्रेड होती थी वो अफ्रीका तक भी गई। किसके थ्रू गई बच्चों? सिल्क रूट के थ्रू। क्यों? क्योंकि सिल्क रूट एक इतना लंबा रास्ता था सी के उसमें, मतलब समुद्र में, कि भाई यहाँ से हम कुछ भी ट्रेड कर सकते थे आपस में इन सब तीनों जगहों में। अब बच्चों आता नेक्स्ट पार्ट सिल्क रूट का। द सिल्क रूट वॉज यूज्ड बाय द चाइनीज ट्रेड टू एक्सपोर्ट सिल्क टू अदर कंट्री। अब भाई सिल्क रूट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चों चाइनीज जो थे ना सिल्क रूट को यूज करते थे सिल्क को एक्सपोर्ट करने में दूसरी कंट्रियों में। मतलब कि ये कि चाइना जो है अपने सिल्क को हर एक देश में एक्सपोर्ट करता था। किस रूट के थ्रू? सिल्क रूट के थ्रू। आई बात समझ में? मतलब चाइना ने अपना सिल्क रूट के थ्रू ही एक्सपोर्ट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड। अब मैं एक छोटी सी समरी दे देता हूँ इसकी मतलब इस क्वेश्चन की। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सिल्क रूट, व्हाट इज सिल्क रूट? अब बच्चों सिल्क रूट को हम सिल्क रोड से भी कह देते हैं। ये क्या करता है? ये एक नेटवर्क है एंशिएंट ट्रेड्स का, जो कि आपस में कनेक्ट करता है एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका को। सिल्क रूट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कल्चरल ट्रेड को दूर दूर तक पहुंचाने के। सिल्क रूट के द्वारा चाइना ने अपना सिल्क एक्सपोर्ट किया ऑल ओवर वर्ल्ड। ये क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप अब इसे लिख के भी आओगे अपने एग्जाम में और फुल मार्क्स लेके आओ। चलो बच्चों अब आता है नेक्स्ट। ये कौन सा होगा? 4 होगा, 5 और 1 6। चलो अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डू वी कॉल द डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वर्ड। मतलब वर्ड हो गए बच्चों, हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हम शायद इसका आंसर कहीं ना कहीं जानते भी हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री क्या होती है। चलो हम इसके एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार होता क्या है और ये हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो बच्चों चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आंसर को पढ़ते हैं। मतलब द डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इन डेमोक्रेसी वी हैव मैनी राइट्स टू स्पीक टू फ्रीली इन पब्लिक एंड वी हैव राइट टू डिसाइड आवर गवर्नमेंट लीडर टू परस्यू द गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट इस वजह से फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि हम उसमें आज़ादी से बोल सकते हैं, आज़ादी से रह सकते हैं और अपना हम लीडर जो होता है गवर्नमेंट का उसे हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। अपने यहाँ इलेक्शंस होते हैं ना, वो क्या है? वो एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का पार्ट है। डेमोक्रेटिक कंट्री बोल देते हैं अपने। अपना इंडिया बच्चों क्या है? अपना इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हम, अच्छा एक बताओ, हम अपनी मर्जी से रहते हैं ना, तो ये मर्जी कब चलती? ये मर्जी चलती है बच्चों डेमोक्रेटिक कंट्री में। अब हम कहीं भी खड़े होके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का ही पार्ट है। बहुत सी कंट्रीज में ये नहीं होता। आओ आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों डेमोक्रेटिक कंट्री के जो कुछ पार्ट्स हैं, जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, वो बच्चों यही है कि राइट टू स्पीक और राइट टू चूज अवर लीडर, मीन राइट टू चूज अवर गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बढ़िया काम नहीं कर रही तो हम उसे हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे डेमोक्रेसी वाली कंट्री में रहते हैं। इसमें हर चीज़ जायज़ है।
अब बच्चों आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मतलब इसके क्या क्या की पॉइंट है। भाई कुछ की पॉइंट भी तो होंगे कि जब भी तो हम इसे बेस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। ओके, राइट टू लिव, हमें अधिकार है यहाँ जीने का, हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, हमें आज़ादी है, आज़ादी का भी हमें अधिकार है, हमारी आज़ादी कोई छीन नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि भी गवर्नमेंट आके हमें बोलेगी कि रुको भाई घर से बाहर मत निकलो, तो हम घर से बाहर नहीं निकलने के। भाई हमें फ्रीडम है। लॉकडाउन वॉकडाउन की बात अलग है, खैर वो तो। राइट टू स्पीक, हमें बोलने का अधिकार है। मतलब अब बच्चों तुमने देखा होगा न्यूज़ में भी लीडर से अपने इंडियन लोग बोल लेते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में राइट टू स्पीक है, हमें बोलने का अधिकार है। हम किसी भी पुलिस ऑफिसर से कुछ भी बात वो कुछ भी पूछ लेते हैं, इनको भाई यो क्यों कर रहे हो तुम ऐसे, क्यों? क्योंकि बच्चों में राइट टू स्पीक का अधिकार है। राइट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन यही वाली बात आ गई कि भाई हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट लीडर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो, क्या ये ड्रामा बनावा, हर चीज़। अब बच्चों सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट इसका क्या है? इलेक्शन। इलेक्शन को ही सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है किसी भी डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट में। इलेक्शन बच्चों एक अच्छा एग्जाम्पल है डेमोक्रेटिक कंट्री का, जिसमें हम इलेक्ट करके किसी भी अपने लीडर को चुनते हैं। तो इसका एक बच्चों ओवरव्यू दे देता हूँ अब क्वेश्चन का, इससे पहले अगले क्वेश्चन में बढ़े अपन। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को हम इस वजह से बेस्ट गवर्नमेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों हमें हर चीज़ का अधिकार मिलता है, हम किसी से कुछ पूछ सकते हैं, हम अपने मर्जी से रह सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। क्यों? अब ये अच्छा क्यों है भाई? आज़ादी तो सबको पसंद है, कौन चाहेगा कि पिंजरे में कैद होकर रहे, जैसे वो करता नहीं है, कौन नाम है उसका, किम जोन। ऐसे तरीके से कौन रहना चाहेगा भाई, ये बताओ। तो क्या है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट है। आते हैं बच्चों अपने 6th और लास्ट क्वेश्चन पे आज के लिए, और बाकी के मैं पार्ट्स बच्चों अपलोड करूँगा। इन्हें ज़रूर अपना प्यार दें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। और जो ये वीडियोस हैं और जो ये क्वेश्चंस मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये मैं श्योरली कह सकता हूँ कि ये यूपी बोर्ड में आने ही आने हैं। क्यों मैं कह सकता हूँ? क्योंकि बच्चों मैंने भी यही तैयार करे थे, और बहुत बच्चों ने ये तैयार करे हैं जिनका 100% रिजल्ट आया है। एसएसटी में तो बच्चों फिक्स्ड सिलेबस होता है, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लिया जो बच्चा, उसके 80, 90, 95 मार्क आ सकते हैं। मैं खुद 92 मार्क लाया हूँ इसी स्ट्रेटेजी से। वाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? मतलब भाई सस्टेनेबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं अभी से इसका आंसर। सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ व्हेन वी डेवलप थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज द नेचुरल रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग डे बाई डे. When we work on sustainability our development, we are not providing harm to any natural resource that can be used by our future generation. मतलब इसका बच्चों कहने का मतलब ये है कि भाई जो सस्टेनेबिलिटी वो इम्पोर्टेंट इस वजह से है डेवलपमेंट के लिए। जब हम कुछ डेवलपमेंट करते हैं, मान लो जैसे हमने अपना भाई डेवलपमेंट बच्चों ट्रीज़ के फॉर्म में हो सकता है, पानी के फॉर्म में हो सकता है, पानी से हम बहुत चीज़ें लेके जो डेवलपमेंट कर देते हैं। और भाई मतलब ट्री वाला एग्जाम्पल लेते हैं एक तरीके को, ट्री से हमने भाई जो डेवलप कर लिया कि हमने चेयर वेयर बना ली, टेबल वेबल बना लिए। अब भाई ट्री तो भाई एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से अगर हम अपना फर्नीचर बनाते रहे तो ट्री ख़त्म हो लेंगे भाई एक दिन। जो अपनी आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज बचेगा नहीं। इस हिसाब से हम अब कोयले को यूज़ कर लेते हैं। भाई कोयला कितना कोयला ऐसा थोड़ी है कि भाई दिन ब दिन आ जाएगा। पेट्रोल ऐसा थोड़ी है जो दिन ब दिन आ जाएगा, पैदा होता रहेगा ज़्यादा। तो ये सब चीज़ नेचुरली तो है, पेट्रोल भी नेचुरल रिसोर्सेज ही तो हैं। अब हमें इन्हें भाई हिसाब से यूज़ करना होगा नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से हमारे आने वाला फ्यूचर भी यूज़ कर सके। किन्हें? नेचुरल रिसोर्सेज को।
हमें डेवलपमेंट के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना होगा। उसे ही सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं बच्चों। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए वो होता है कि हम किसी भी नेचुरल सब्सटेंस को हार्म ना पहुँचाएं और अपना डेवलपमेंट कर लें। अब बच्चों हार्म कैसे नहीं पहुँचाएंगे? अब भाई हमने मान लो पेड़, मतलब पेड़ काट के वो लगाया अपना, मतलब फर्नीचर बनाया, तो भाई 2 पेड़ और लगा दो। उससे क्या होगा? वो क्या ये गिड़ा गिड़ा, उससे क्या होगा बच्चों कि जो आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उसे भी पेड़ मिल जाएंगे भाई, सबकी बल्ले बल्ले मौजे ही मौजा, फुल रोलर अप्पा। अब अगर हम भाई सस्टेनेबिलिटी के साथ नहीं चलेंगे तो भाई आने वाली फ्यूचर के साथ हमारे साथ बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगी भाई। उन्हें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। अब भाई कोयला है, कोयले को हम जलाए जाएंगे जलाए जाएंगे जलाए जाएंगे भाई, एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल है, पेट्रोल फूक हो जाएंगे फूक हो जाएंगे फूक हो जाएंगे भाई, ख़त्म हो लेगा। तो इसीलिए हमें सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के साथ। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं और मैं आगे के पार्ट लेके आऊँगा। अभी मैं 4 नंबर के शॉर्ट लाया हूँ, 6 6 और लाऊंगा 4 नंबर के, फिर 6 और लाऊंगा 4 नंबर के, फिर लाऊंगा बच्चों लॉन्ग। और बच्चों आपके मैप्स पे वर्क चल रहा है, मैं 5 मैप लाऊंगा इम्पोर्टेंट वाले जो कि यूपी बोर्ड में आने ही आने हैं। अगर उन 4-5 मैप को तुमने तैयार कर लिया तो भाई फुल मार्क आएंगे, फुल रोलर अप्पा होगा, टेंशन फ्री हो जाओ। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर कोई सजेशन हो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, लिंक है बच्चों डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, उस पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। और उसके साथ साथ तुम कर सकते हो भाई हमें डीएम, अगर कोई भी तुम्हें टॉपिक चाहिए, कोई क्वेरी है, हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और भाई सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।